हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक छोटी सी हेल्प चाहता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हो, मेरे चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। अब पता नहीं बाकी 2 स्ट्राइक्स कब आएंगे। हाँ, मजाक कर रहा हूं, लेकिन बात थोड़ी सी सीरियस भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे सेकेंडरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो मैं आप सबसे कनेक्ट बना रह सकूं। और हाँ, शैडो स्लेव और बाकी सारे नए नॉवेल्स और मनवास अब मैं उसी सेकंड चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो यार। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। कई महीनों बाद आखिरकार फैंग युआन वापस अपने हू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में लौट आया। जैसे ही वो लौटा, छोटी हू इमॉर्टल लैंड स्पिरिट तो खुशी से खिल उठी। अंदर इस इमॉर्टल लैंड में समय का बहाव बाहर की तुलना में 5 गुना तेज था। फैंग युआन ने भले ही नॉर्दर्न प्लेन्स में कुछ महीने बिताए थे, लेकिन उसके लिए तो यहाँ पूरा 1 साल बीत चुका था। फैंग युआन ने पीछे मुड़कर उस स्टारगेट को देखा। ये स्टारगेट नॉर्दर्न प्लेन्स वाले स्टारगेट से बहुत छोटा था, बस इंसान की लंबाई जितना, और फैंग युआन को बड़ी मुश्किल से इसमें से निकलने की जगह मिलती थी। जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स के क्रेसेंट लेक वाला स्टारगेट उससे कई गुना ऊंचा और चौड़ा था। स्टारगेट जीयू में और सब जीयू में बटा हुआ नहीं था। इसे एक्टिवेट करने में प्राइमीवल एसेंस की बहुत बड़ी खपत होती थी। एक रैंक 5 पीक स्टेज का गू मास्टर भी इसे 3 सांस तक नहीं चला सकता। ये तो सिर्फ इमॉर्टल एसेंस से ही लगातार चल सकता था। अगर छोटी हू इमॉर्टल इसे पहले एक्टिवेट करे और फैंग युआन अपने हाथ में दूसरा हिस्सा लेकर उसके साथ एक्टिवेट करे, तो उसे प्राइमीवल एसेंस खर्च ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्टारगेट जीयू को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ प्राइमीवल एसेंस ही नहीं, बल्कि बहुत सारा स्टारलाइट भी चाहिए होता है ताकि दरवाज़ा बन सके। नॉर्दर्न प्लेन्स 5 रीजन्स में से एक है, वहाँ आसमान तारों से भरा रहता है और स्टारलाइट बहुत प्रचुर है। लेकिन इस हू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में स्टारलाइट बहुत कम है, क्योंकि यहाँ तो स्टारलाइट सिर्फ स्टारलाइट फायरफ्लाई ज्यू से ही मिलती है। ये सोचते सोचते फैंग युआन की निगाहें उन छोटी स्टारलाइट फायरफ्लाई ग्यू की टोली पर टिक गईं, जो हवा में टिमटिमा रही थीं। स्टारलाइट फायरफ्लाई गू रैंक 3 की गू थी, आकार में एकदम साधारण जुगनू जैसी, लेकिन एक्टिवेट होने पर ये असली नीली तारों जैसी चमक बिखेरती थीं। ये जुगनुओं की टोली पहले 500 से अधिक थी, लेकिन स्टारगेट जीयू को बार बार एक्टिवेट करने की वजह से इनमें से 32 पहले ही मर चुके थे। और जब तक स्टारगेट गू एक्टिवेट रहता है, हर 3 सांस में एक फायरफ्लाई की जान चली जाती है। 500 स्टारलाइट फायरफ्लाई जीयू देखने में भले ही बहुत लगें, पर गेट को लंबे समय तक चलाए रखना इनके लिए असंभव था। इसी वजह से फैंग युआन ने छोटी हू इमॉर्टल को स्टारगेट गू डीएक्टिवेट करने का आदेश दे दिया। स्टारगेट धीरे धीरे गायब हो गया और वापस एक नीले नीलम जैसे ओवल रूप में लौट आया। छोटी हू इमॉर्टल ने अपने नाजुक हाथ फैलाए और स्टारगेट जीयू को अपनी ओर बुला लिया। मास्टर, ये लीजिए। छोटी हू इमॉर्टल ने दोनों हाथों में स्टारगेट गू को पकड़कर अपने बड़े चमकते हुए आंखों से फैंग युआन की ओर देखते हुए उसे बढ़ा दिया। फैंग युआन ने उसके छोटे फॉक्स जैसे कानों को हल्के से सहलाया और मुस्कुराकर कहा, मैं इसे तुम्हारे पास ही रहने देता हूं। इसे अच्छे से संभाल कर रखना। अगर मुझे कभी इसका इस्तेमाल करना होगा तो मैं मूविंग पर्सपेक्टिव कब जीयू से तुम्हें बता दूंगा। हाँ मास्टर, मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी। छोटी हूँ इमॉर्टल ने स्टारगेट गू को अपने छोटे से कपड़ों की जेब में डालकर हल्के से थपथपा दिया। नॉर्दर्न प्लेन्स वाले स्टारगेट जीयू की बात करें तो वो घास के मैदान पर ही पड़ा था और उसके आसपास वुल्फ पैक्स पहरा दे रही थी। मास्टर, अभी 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बचे हुए हैं। आपकी बात मानकर मैंने इमॉर्टल गू रेसिपी से ट्रेड करके स्टारलाइट फायरफ्लाई गू खरीद ली थी। ये वही बचत है। छोटी हूँ इमॉर्टल ने उन्हें आगे कर दिया। साधारण प्राइमीवल स्टोन्स बत्तख के अंडे के आकार के और धूसर रंग के होते थे, लेकिन इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स भी उसी आकार के होते हुए भी गोल मोती जैसे होते थे। पूरे शरीर में चमक, पारदर्शिता और झिलमिलाहट थी। देखने में क्रिस्टल जैसे, लेकिन चमक में जेट की तरह गहरे। अगर प्राइमीवल स्टोन्स इंसानों के बराबर माने जाएं तो इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स अमर के समान थे। इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स अत्यंत कीमती थे। इन्हें इमॉर्टल एसेंस भरने के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा इमॉर्टल लोग भी इन्हें आपस की डीलिंग्स में करेंसी की तरह अपनाते थे। पूरे ज्यू वर्ल्ड में सिर्फ हेवनली कोट ही इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बना सकता था। अरे, फिर से इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स देखे। फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए हल्की सांस छोड़ी। ये दोनों इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स इतने कीमती थे कि इनकी कीमत 200 मिलियन प्राइमीवल एसेंस स्टोन्स से भी ज्यादा थी। अपने पिछले 500 सालों के जीवन में फैंग युआन ने एक बार में इससे अधिकतम 60 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स ही देखे थे। फैंग युआन ने उन दोनों इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स को संभाल कर रख लिया। अच्छा,
चलो अब डैंग हू माउंटेन लौटते हैं। छोटी हू इमॉर्टल ये सुनते ही खुश होकर उछल पड़ी और फौरन फैंग युआन का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल दोनों डांग हू पलस में टेलीपोर्ट हो गए। जल्दी से कनेक्टिंग हेवन गू एक्टिवेट करो, फैंग युआन ने कहा। क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो दूसरा स्टारगेट ज्यू रखा हुआ है उसकी वजह से वो निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकता था। वक्त गुजरने के साथ मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। फैंग युआन को हू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की सारी उलझनों को जल्दी और प्रभावी ढंग से सुलझाना था। छोटी हू इमॉर्टल ने तुरंत कनेक्टिंग हेवन ग्यू एक्टिवेट कर दिया। होल अर्थ ज्यू एक बार ब्लेस्ड लैंड में लगाया जाता है तो उसे बदला नहीं जा सकता। कनेक्टिंग हेवन ज्यू के साथ भी यही नियम था। फैंग युआन का कनेक्टिंग हेवन गू ट्रेजर येलो हेवन से जुड़ा हुआ था, इसलिए अब उसे बदला नहीं जा सकता था। छोटी हू इमॉर्टल ने थोड़ी सी इमॉर्टल एसेंस खर्च की और वो ज्यू चमकते हुए फैलने लगा और देखते ही देखते एक गोल दर्पण जैसा बनकर हवा में तैरने लगा। उस दर्पण में ट्रेजर येलो हेवन का दृश्य दिखाई दे रहा था। वो ग्रोटो हेवन बिल्कुल वीरान था। चारों ओर हल्की पीली धुंध छाई हुई थी, जैसे हवा में नींबू का रंग घुसा हो। वहां कोई माउंटेन, कोई पेड़ पौधे, कोई जानवर, कुछ भी नहीं था, जबकि आम ग्रोटो हेवन में ऐसी चीजें पाई जाती थीं। ब्लेसेड लैंड्स के ऊपर ग्रोटो हेवन्स स्थित होते हैं। सबसे प्रसिद्ध ग्रोटो हेवन का जिक्र लेजेंड्स में मिलता है। ये था इमेमोरियल 9 हेवन्स। वर्डेंट ग्रेट सन ने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ग्यू को रिफाइन करके 9 हेवन्स की यात्रा की थी। एज्योर हेवन में उसने जेड ग्रीन जेड बैम्बू का टुकड़ा पाया था। ब्लू हेवन में उसने स्टार फ्रैगमेंट्स के भीतर मौजूद 8 साइडेड डायमंड्स इकट्ठे किए थे। अति प्राचीन समय के उन इमेमोरियल 9 हेवन्स में कुल 9 आसमान थे। व्हाइट हेवन, रेड हेवन, ऑरेंज हेवन, येलो हेवन, ग्रीन हेवन, एज्योर हेवन, ब्लू हेवन, पर्पल हेवन और ब्लैक हेवन। लेकिन बाद में जब रेंजू का बेटा हेवन और अर्थ में भारी उपद्रव ले आया, तब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, एज्योर, ब्लू और पर्पल ये सातों हेवन्स एक के बाद एक टूटते गए और आखिर में बस व्हाइट और ब्लैक हेवन्स ही बचे रहे। यही दोनों दिन और रात की तरह बारी बारी से चलते रहे। जो ट्रेजर येलो हेवन था उसका सीधा रिश्ता उस प्राचीन येलो हेवन से था जो इमेमोरियल 9 हेवन्स में से एक था। मिडीवल एंटिक्विटी ईरा में एक रैंक 8 गू इमॉर्टल था जिसे डाओइस्ट काउंटलेस ट्रेजर्स कहा जाता था। उसे एक दिन किस्मत से येलो हेवन का एक टुकड़ा मिल गया। उसने उस हिस्से को अपने ग्रोटो हेवन में जोड़कर ट्रेजर येलो हेवन बना लिया। ये ट्रेजर येलो हेवन बड़ा ही अनोखा था। इसमें न कोई माउंटेन था, न कोई पेड़, न कोई नदी। यहां कोई बीस्ट, कोई जंगल, कोई पानी की बूंद तक नहीं थी। बस अनगिनत ट्रेजर भरे हुए थे। यहीं पर एक रैंक 8 इमॉर्टल ग्यू मौजूद था जिसका नाम था ट्रेजर लाइट ग्यू। रैंक 1 से रैंक 3 तक के ट्रेजर लाइट ग्यू हर जगह बिखरे रहते थे। रैंक 4 और रैंक 5 ट्रेजर लाइट ग्यू बड़े बड़े फोर्सेस के पास ही मिलते थे। रैंक 5 से ऊपर जो ट्रेजर लाइट इमॉर्टल ग्यू था वो तो बस एक ही था और वो था ट्रेजर येलो हेवन के अंदर। ट्रेजर लाइट ग्यू का काम था किसी भी चीज की कीमत को परखना। जितनी ज्यादा कीमती चीज होगी उतनी ज्यादा चमक ट्रेजर लाइट ग्यू से निकलेगी। शांगक्लैन सिटी में बैटल स्टेज भी ट्रेजर लाइट गू का इस्तेमाल करता था ताकि गू वर्म्स की कीमत और गू मास्टर की ताकत का आकलन किया जा सके। लेकिन ट्रेजर लाइट ग्यू का असली इस्तेमाल सिर्फ अप्रेजल नहीं था, ये तो खजाना ढूंढने के काम भी आता था। इसका दायरा छोटा होता था, इसलिए अक्सर दूसरे जीयू वर्म्स के साथ मिलाकर इसका उपयोग किया जाता था ताकि डिटेक्शन की रेंज बढ़ जाए। अतीत में डाओइस्ट काउंटलेस ट्रेजर्स ने इसी इमॉर्टल ग्यू ट्रेजर लाइट की मदद से अनगिनत ट्रेजर ढूंढ निकाले थे। समय बीता और यही कारण था कि उसे काउंटलेस ट्रेजर्स कहा जाने लगा। लिटिल ह्यू इमॉर्टल लगातार कनेक्टिंग हेवन ग्यू को एक्टिवेट कर रही थी। आईने में दिखने वाला दृश्य बदलता जा रहा था और तरह तरह की चीजें दिखाई दे रही थीं। गू वर्म्स, बीस्ट ग्रुप्स, वेरिएंट ह्यूमंस, वेजिटेशन, और वेन्स, सॉइल, पानी, बढ़िया वाइन और तरह तरह की सप्लाईज। जो कुछ खरीदा जा सकता था वो सब बिक रहा था। अचानक स्क्रीन पर स्टारलाइट फायरफ्लाई ज्यू का एक विशाल झुंड नजर आया। लिटिल हू इमॉर्टल लैंड स्पिरिट ने डिवाइन सेंस गू के जरिए व्यापारी से संपर्क किया और बोली, मास्टर, ये स्टारलॉर्ड वानश्यांग बेच रहा है। फैंग युआन ने सिर हिलाकर कहा, स्टारलाइट फायरफ्लाई गू रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे ऑर्डिनरी स्टारलाइट फायरफ्लाइज चाहिए। लिटिल हू इमॉर्टल ने कुछ देर उससे बात की और फिर बोली, मास्टर, स्टारलॉर्ड वानश्यांग कह रहा है कि वो नहीं बेच रहा। फैंग युआन नाराज नहीं हुआ बल्कि हल्का हंस पड़ा और बोला, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता जो बिक न सके। जब कोई कहता है कि वो नहीं बेच रहा तो इसका सीधा मतलब होता है कि कीमत अभी उसके मन मुताबिक नहीं है, फायदे कम है। उसने कुछ इमॉर्टल ग्यू के रेमनेंट रेसिपीज याद किए, उन्हें काउहाइड पर लिखकर कनेक्टिंग हेवन ग्यू में डाल दिया। काउहाइड तो आम थी, लेकिन उस पर इमॉर्टल ग्यू के रेमनेंट रेसिपीज होने की वजह से वो अनमोल बन चुकी थी। जैसे ही वो काउहाइड ट्रेजर येलो हेवन में पहुंची, हर एक टुकड़े पर 3 से 9 मीटर तक ट्रेजर लाइट निकलने लगी।
वो रोशनी इंद्रधनुषी थी, पर्पल और रेड का सुंदर मिश्रण, देखने में बेहद मनमोहक। फैंग युआन ने मुस्कुराकर कहा, उसे बता दो कि कीमत तय की जा सकती है। उसे स्टारलॉर्ड वान श्यांग की ना से कोई डर नहीं था। इमॉर्टल जू दुनिया के गू इमॉर्टल्स के लिए सबसे बड़ा लालच होते थे। भले ही ये रेमनेंट रेसिपीज थे, लेकिन फिर भी इनकी मांग हमेशा अधिक और उपलब्धता कम रहती थी। लंबे समय तक जीवित रहने वाले और बड़े फाउंडेशन वाले ग्यू इमॉर्टल्स के पास तो दर्जनों रेमनेंट रेसिपीज होते ही थे, लेकिन वे इन्हें बेचते नहीं थे, क्योंकि जब समान या मिलती जुलती रेमनेंट रेसिपीज मिल जाती हैं तो पूरा पूरा इमॉर्टल जू रेसिपी बन जाता है। एक बार रेसिपी बन गई और इमॉर्टल जू रिफाइन हो गया तो फिर कोई और इसे नहीं बना सकता। इसलिए रेमनेंट रेसिपीज का व्यापार लगभग नहीं होता। अगर होता भी है तो रेसिपी के बदले रेसिपी। पहले फैंग युआन ने जो रेसिपी भेजी थी वो बहुत अधूरी थी। ट्रेजर बस 1 मीटर ही चमका था, और बदले में स्टारलॉर्ड वान श्यांग ने उसे स्टारलाइट फायरफ्लाइज का एक झुंड और 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स दिए थे। अब उसने इतने रेसिपीज भेजे कि ट्रेजर लाइट कम से कम 3 मीटर तक चमक रही थी। स्टारलॉर्ड वान श्यांग को तो हिलना ही था। इन रेसिपीज के ट्रेजर येलो हेवन में पहुंचते ही अनगिनत नजरें उनकी तरफ टिक गईं। दरअसल बहुत सारे डिवाइन सेंसेस एक साथ भेजे गए। लिटिल हू इमॉर्टल को डिवाइन सेंस ज्यू का इतना इस्तेमाल करना पड़ा कि उसके छोटे गाल पीले पड़ गए। वो बोली, मास्टर, बहुत सारे गू इमॉर्टल्स डिवाइन सेंस भेज रहे हैं और इन रेसिपीज की कीमत पूछ रहे हैं। फैंग युआन हंसा और बोला, उन्हें जवाब भेजो। हर रेसिपी बेची जा सकती है, लेकिन लाइन लगानी पड़ेगी। और स्टारलाइट फायरफ्लाई वाली बात बताओ, कम से कम 1 लाख फायरफ्लाइज मांगना। लिटिल हू इमॉर्टल ने डिवाइन सेंस भेजा और तुरंत ही एक महिला गू इमॉर्टल फेरी याओ गुआंग ने जवाब दिया कि उसके ब्लेस्ड लैंड में बहुत सारे स्टारलाइट फायरफ्लाइज हैं और वो आदान प्रदान करना चाहती है। फैंग युआन मुस्कुरा दिया। जैसा सोचा था, स्टारलॉर्ड वान श्यांग भी तुरंत अपना रुख बदलकर बार बार ऑफर भेजने लगा। तीसरा गू इमॉर्टल डी युआन नाम से सामने आया। उसने भी कहा कि उसके पास स्टारलाइट फायरफ्लाइज की बड़ी संख्या है। फैंग युआन कुछ देर रुका, और जब कोई चौथा इमॉर्टल सामने नहीं आया तो उसने मन में लंबी सांस ली। ये स्टारलाइट फायरफ्लाइज इमेमोरियल क्रीचर्स थे, अब तो बहुत कम ही बचे रह गए थे। अब जब 3 दावेदार थे तो काम आसान होना ही था। फैंग युआन चुप रहा और तीनों इमॉर्टल्स को आपस में बोली लगाने दी। ये चाल पूरी खुली हुई थी, लेकिन गू इमॉर्टल बनने वाला कोई मूर्ख तो होता नहीं। वे आपस में समझदारी से बात करने लगे और हर एक ने 33,000 स्टारलाइट फायरफ्लाइज का प्रस्ताव रखा। तीनों समूहों के फायरफ्लाइज कनेक्टिंग हेवन जू में आए और हर समूह से ट्रेजर लाइट निकली। फेरी याओ गुआंग के फायरफ्लाइज ने सबसे कम 3 मीटर तक रोशनी निकाली। डी युआन के फायरफ्लाइज ने 5.5 मीटर तक ट्रेजर लाइट दिखाई, लेकिन स्टारलॉर्ड वान श्यांग के फायरफ्लाइज ने पूरे 7 मीटर की रोशनी फैलाई, क्योंकि उसके फायरफ्लाइज में स्टारलाइट फायरफ्लाई ज्यू भी मिले हुए थे। फैंग युआन को तब याद आया कि जब स्टारगेट गू पहली बार आया था तब स्टारलॉर्ड वान श्यांग ने सबसे पहले पहल की थी और स्टारलाइट फायरफ्लाई गू बेचकर ही उसने बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस कमाया था। 500 साल की यादों में बहुत कुछ धुंधला हो जाता है, लेकिन जब उसने ये दृश्य देखा तो पुरानी याद साफ हो गई। स्टारगेट ग्यू आने के बाद स्टारलाइट फायरफ्लाई ग्यू की कीमत आसमान छूने लगी थी। भविष्य में ट्रेजर येलो हेवन स्टारलाइट फायरफ्लाई झुंड बेचना बंद कर देगा और सिर्फ स्टारलाइट फायरफ्लाई ग्यू ही बेचेगा। ग्यू वर्म्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी इंसेक्ट्स ही कर पाते हैं। आखिरकार फैंग युआन ने 3 रेसिपीज का सौदा किया और 1 लाख से ऊपर स्टारलाइट फायरफ्लाइज हासिल कर लिए। अब अगर वो इन्हें ध्यान से पालेगा तो अपने खुद के स्टारलाइट फायरफ्लाई जीयू बना सकेगा और भविष्य में इन पर भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। 100,000 से भी ज्यादा स्टारलाइट फायरफ्लाइज खरीद लेने के बाद भी फैंग युआन का सौदा खत्म नहीं हुआ था। अब इन कीड़ों को खिलाने का झंझट भी तो था। स्टारलॉर्ड वान श्यांग ने डिवाइन सेंस से बात भेजी, स्टारलाइट फायरफ्लाई स्टार फ्रैगमेंट ग्रास खाती हैं और मेरे पास बहुत सारा स्टार फ्रैगमेंट ग्रास है, मैं तुम्हें बेच सकता हूं। फैंग युआन ने लिटिल हू इमॉर्टल के जरिए अपनी बात पहुंचाई, मुझे सीड्स भी चाहिए और तुम्हारी फार्मिंग नॉलेज भी। पहले ट्रेजर लाइट की इंटेंसिटी देख लेते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रेजर येलो हेवन में 3 डॉक्यूमेंट्स चमकते हुए उतर आए। इस बार स्टारलॉर्ड वान श्यांग का नहीं, बल्कि फेरी याओ गुआंग का डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा ट्रेजर लाइट दे रहा था, लगभग 2 मीटर ऊंचा। फेरी याओ गुआंग की डिवाइन सेंस आई, मुझे घास उगाना बहुत पसंद है। मैंने स्टारलाइट फायरफ्लाइज के छोटे झुंड बस इसी स्टार फ्रैगमेंट ग्रास को उगाने के लिए पाले थे। मेरी बताई बात मानोगे तो घाटा नहीं होगा। फैंग युआन सोच में पड़ गया। असल में तो वो इसे भूल ही चुका था। अपनी पिछली जिंदगी में उसे स्टारगेट ज्यू की कभी जरूरत ही नहीं हुई थी, इसलिए उसने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन लांगया लैंड स्पिरिट, कनेक्टिंग हेवन गू और स्टारलॉर्ड वान श्यांग की लगातार याद दिलाने पर उसकी यादें फिर से साफ होने लगीं। उसे याद आया कि जब स्टारगेट गू सामने आया था तब स्टारलाइट फायरफ्लाई से जुड़ी सारी जानकारियां तुरंत सीक्रेट बन गई थीं। कोई बेचता ही नहीं था।
फैंग युआन ने मन में अंदाज़ा लगाया, अब जब लैंग या लैंड स्पिरिट को स्टारगेट गू की रेसिपी मिल गई है तो वो ज़रूर इसे रिफाइन करके ट्रेजर येलो हेवन में बेचने डालेगा, और जब ये बिकना शुरू होगा तब ऐसी सीक्रेट जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होगा। ये सोचकर फैंग युआन ने फैसला कर लिया। उसने लिटिल ह्यू इमॉर्टल को डिवाइन सेंस भेजने को कहा, मैं तीनों से खरीदूंगा। इमॉर्टल एसेंस स्टोन से लेन देन करेंगे। इमॉर्टल एसेंस स्टोन की खरीद क्षमता बहुत ज़्यादा थी। एक पत्थर से तीनों डॉक्यूमेंट्स खरीदे जा सकते थे और तब भी एक चौथाई बच जाता। फैंग युआन ने डॉक्यूमेंट्स खोले और पढ़ना शुरू किया। स्टार फ्रैगमेंट ग्रास सिर्फ आसमान में उगती है, ये बादलों पर पनपती है, इसलिए हाई क्वालिटी क्लाउड सॉइल इस्तेमाल करना चाहिए। स्टार फ्रैगमेंट ग्रास येन एनर्जी को बहुत पसंद करती है, लेकिन यांग एनर्जी से नफरत करती है। ज़्यादा सनलाइट इसे मार देती है, पर पूरा अंधेरा भी नहीं होना चाहिए। इसे जितनी रोशनी चाहिए उसकी मात्रा ये है। अगर स्टारलाइट फायरफ्लाई स्टार फ्रैगमेंट ग्रास में रहें तो वो सीड्स फैलाने में मदद करती हैं और ग्रास की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तीनों डॉक्यूमेंट्स में दी युआन का लिखा सबसे छोटा और सरल था। स्टारलॉर्ड वान श्यांग के आइडियाज़ नए और अनोखे थे, और फेरी याओ गुआंग का दस्तावेज सबसे ज़्यादा विस्तार से भरा हुआ था। फैंग युआन ने तीनों की बातें जोड़कर अपने ज्ञान की कमी पूरी कर ली। थोड़ी ही देर में वो स्टार फ्रैगमेंट ग्रास उगाने में एक्सपर्ट बन चुका था। वो मन ही मन हंसा, अब आगे चलकर स्टारलाइट फायरफ्लाइज का सबसे बड़ा सेलर मैं बनूंगा। जब स्टारगेट ग्यू प्रसिद्ध होगा तब मैं खूब कमाई करूंगा। अब शराब खरीदने का समय था। फैंग युआन ने पहले ही 3 तरह की टॉप क्वालिटी वाइन इकट्ठा कर ली थी। अब सिर्फ आखिरी बची थी। ट्रेजर येलो हेवन में टॉप क्वालिटी वाइन मिलती थी। गू इमॉर्टल्स इसे गू रिफाइन करने में इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये पीने के लिए भी लाजवाब थी। लेकिन जैसे ही फैंग युआन ने वाइन खरीदने की सोची, ट्रेजर येलो हेवन में खलबली मच गई। चारों तरफ डिवाइन सेंसेस हलचल करने लगे। लिटिल हू इमॉर्टल चिल्लाई, इमॉर्टल गू, कोई इमॉर्टल गू बेच रहा है। मिरर चमका और इमॉर्टल ज्यू की तस्वीर सामने आई। डिवाइन ट्रैवल गू। फैंग युआन की आंखें सिमट गईं। ये वही इमॉर्टल ज्यू था जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कोई इस पर उससे पहले हाथ रख चुका था। फैंग युआन एक पल के लिए रुक गया, फिर हंस पड़ा। उसे सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करना था और इसके लिए डिवाइन ट्रैवल गू ज़रूरी था। लेकिन 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड में हालात ऐसे बने कि डिवाइन ट्रैवल ड्यू को रिफाइन करके उसे फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ड्यू बना दिया गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक डिवाइन ट्रैवल ड्यू पाने के लिए 4 टॉप क्वालिटी वाइन पीनी होती थी, इसी वजह से वो वाइन इकट्ठा कर रहा था। पर अब कोई उससे पहले पहुंच गया। अब डिवाइन ट्रैवल ड्यू न होने के कारण सेकंड एपर्चर ड्यू आखिरी कदम पे अटक जाएगा। लेकिन अभी भी उसके पास कुछ दशकों की लाइफ स्पैन बची थी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं थी। उसने मन में सोचा, सब उसी सैंचा माउंटेन वाले मसले की वजह से हुआ। वहां मैंने जीयू रिफाइन किया था और सबने देख लिया था। ऐसी बात छुपती नहीं। सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स बेवकूफ़ नहीं हैं। फैंग युआन ने कंधे उचका दिए। वो ये बात पहले से जानता था कि कोई डिवाइन ट्रैवल ज्यू उससे छीन सकता है। लेकिन पहले फैंग युआन इस बात पर भरोसा कर रहा था कि गू इमॉर्टल्स एक दूसरे के खिलाफ प्रतियोगिता करेंगे, खुद को रोकेंगे और अपनी प्रगति में देरी करेंगे, इसलिए वो मेहनत कर रहा था और वाइन्स इकट्ठा कर रहा था। जिंदगी में हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, भले ही सफलता की संभावना कम हो, ताकि बाद में कोई पछतावा न रहे। अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो फिर पूरी तरह हताशा ही होती। इस दुनिया के मामलों में ज़्यादातर चीज़ें अपनी मन मुताबिक नहीं होती, मैं इसके आदी हूँ। लेकिन चूंकि ये डिवाइन ट्रैवल ज्यू यहाँ ट्रांजैक्शन के लिए रखा गया है, मुझे इसे देखना होगा, शायद अभी भी मौका हो। फैंग युआन इसे सहजता से ले रहा था। वो न तो नुकसान को लेकर चिंतित था और न ही लाभ पर घमंड कर रहा था। उसका मन हमेशा शांत और स्थिर था। ट्रेजर येलो हेवन गू इमॉर्टल्स के बीच सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन मार्केट था, इसलिए यहाँ इमॉर्टल गू के बिकने के उदाहरण बहुत ही दुर्लभ थे। ये ट्रांजैक्शन ज़्यादातर इमॉर्टल ज्यू को दूसरे इमॉर्टल ज्यू के लिए ट्रेड करने के लिए होती थीं। लेकिन जो गू इमॉर्टल डिवाइन ट्रैवल गू बेच रहा था, ओल्ड मैन यानशी, उसकी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट थोड़ी अजीब थी। मैं इस डिवाइन ट्रैवल ग्यू को दूसरे एपर्चर ग्यू की रेसिपी के लिए बदलना चाहता हूं। इस रिक्वेस्ट की जानकारी बेहद चौंकाने वाली थी और इसने काफ़ी हलचल मचा दी। ट्रेजर येलो हेवन में हर तरह के गू इमॉर्टल्स की डिवाइन सेंसेस एक दूसरे से जुड़ गईं और माहौल पूरी तरह क्योटिक हो गया। डिवाइन ट्रैवल गू, सोचा भी नहीं था कि आज हम इसे देख पाएंगे। हालांकि यह इमॉर्टल ग्यू है, डिवाइन ट्रैवल गू की क्षमता बहुत रैंडम है। पहले रेंजू का बेटा इसका इस्तेमाल करके परेशान हो गया था। हमारे छोटे गू इमॉर्टल्स के लिए ये और भी खतरनाक होगा। लेकिन डिवाइन ट्रैवल गू अभी भी एक इमॉर्टल ग्यू है, इसे अपने पास रखो। जब तुम डेड एंड में फंसो तो डिस्पेयर के पल में इसे गैम्बल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। डिवाइन ट्रैवल ग्यू से ज़्यादा मुझे दूसरे एपर्चर ग्यू की रेसिपी में दिलचस्पी है। सही कहा,
मैंने दूसरे एपर्चर ज्यू के बारे में बहुत पहले सुना था, लेकिन सोचा भी नहीं था कि रेसिपी सच में मौजूद है। एक सेकंड एपर्चर, हे मॉर्टल इसे पूरी तरह नहीं समझेंगे, लेकिन हम गू इमॉर्टल्स के लिए कौन इससे प्रभावित नहीं होगा? फैंग युआन पहले ही खड़ा हो गया था, मिड एयर में लटके कनेक्टिंग हेवन गू की ओर देखते हुए। उसके पास सेकंड एपर्चर ग्यू की रेसिपी थी, बस उसे एक सोच की देर थी इसे एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन यह ओल्ड मैन यानशी, जो डिवाइन ट्रैवल गू बेच रहा है, सीधे मेरे पास आ रहा है। उसने दूसरे एपर्चर ज्यू की रेसिपी मांगी, और इस गू को बेचने का उसका समय न जल्दी था और न ही देर। उसने ठीक वही पल चुना जब मैं ब्राउज कर रहा था। इम्प्रेसिव। यह गू इमॉर्टल संभवतः इमेमोरियल विजडम पाथ पर है। वो भविष्यवाणियों और डिडक्शन में माहिर है। मैंने कनेक्टिंग हेवन गू का इस्तेमाल किया और ट्रेजर येलो हेवन में ट्रेडिंग कर रहा था। ये सब उसने पहले से फोरसी कर लिया है। विजडम पाथ गू मास्टर्स के बीच एक बहुत ही रहस्यमय पाथ था। यह इमेमोरियल एरा से पास हुआ था, लेकिन इसकी संख्या हमेशा बहुत कम थी। विजडम पाथ का क्रिएटर था स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, जो दूसरे जनरेशन हेवनली कोर्ट की लॉर्ड थी। वो 19,000 साल तक जीवित रही और रैंक 9 गो इमॉर्टल्स में दूसरी सबसे लंबी लाइफ स्पैन वाली थी। मरने से पहले उसने हेवनली सीक्रेट से डिड्यूस किया और 3 मिलियन साल बाद की सारी जानकारी प्राप्त की। उसने पाया कि उसके मरने के बाद हेवनली कोर्ट लंबे समय तक बिना लॉर्ड के रहेगा, जिससे 3 डीमन वेनरेबल्स की वजह से टर्मॉइल होगा। उसने 3 अरेंजमेंट्स बनाई जो तीनों डीमन वेनरेबल्स से निपटती थीं। फिर उसने अपने डिसेंडेंट्स को निर्देश दिया कि वे उसके कहे अनुसार चलें, ताकि हेवनली कोर्ट 300 साल तक शांत रहे। मरने के बाद वास्तव में एक बड़ी टर्मॉइल हुई, क्योंकि 3 ग्रेट जनरेशंस में 3 डीमन वेनरेबल्स एक एक करके आए। तीनों डीमन वेनरेबल्स अपने समय में अजेय थे। हेवनली कोर्ट पर हमला किया, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की योजना ने उन्हें रोक दिया। वे असफल हुए और हेवनली कोर्ट सुरक्षित रही। विजडम पाथ गू इमॉर्टल। ओल्ड मैन यानशी। फैंग युआन ने अपनी आंखें चौड़ी की और बुदबुदिया। विजडम पाथ गू इमॉर्टल का टारगेट होना अच्छा नहीं था। विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स हेवनली सीक्रेट को जानते थे और भविष्य की प्लानिंग और प्रिडिक्शन में माहिर थे। अक्सर वे बिना किसी को पता चले स्कीम्स बना सकते थे, जिससे लोग अननोइंगली ट्रैप्स में फंस जाते थे। मैंने सदर्न बॉर्डर में बहुत ध्यान खींचा और अंत में एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल का ध्यान आकर्षित कर लिया। हे, इस जीवन में मैंने साहस दिखाया और बड़ी प्रगति की खतरनाक क्लिफ को पार किया। इतनी जल्दी मॉर्टल बॉडी के साथ मैंने गू इमॉर्टल का ध्यान खींचा। ऐसा माहौल था जैसे एक चींटी ने हाथी का ध्यान खींच लिया हो। एकदम फैंग युआन लगभग देख सकता था कि कनेक्टिंग हेवन गू के पार एक पेयर ऑफ वाइज और स्कीमिंग आंखें उसे देख रही थीं। हवा प्रेशर से भर गई थी, लेकिन फैंग युआन का मन अब पहले जैसा नहीं था। वो हंसा और सिर ऊंचा करके खड़ा रहा, दिल की प्रेशर को दूर करते हुए। अच्छा, विजडम पाथ गू इमॉर्टल की स्कीम्स इसे और मजेदार बनाती हैं। HMPH, सिर्फ डिवाइन ट्रैवल गू, सिर्फ सेकंड एपर्चर गू, ये कैसे मुझे लुभा सकते हैं? उसके 500 साल के अनुभव ने उसे डेंजर के प्रति अलर्ट और इंस्टिंक्टिव बना दिया। फैंग युआन को वेग फीलिंग हुई, ये डिवाइन ट्रैवल गू शायद ओल्ड मैन यानशी का बेट था, उसे अट्रैक्ट करने के लिए। हालांकि एक इमॉर्टल गू अच्छी है, मेरा गोल इटर्नल लाइफ है। ये सो कॉल्ड इमॉर्टल गू मेरे कल्टिवेशन जर्नी में केवल एक टूल है। इसी समय सदर्न बॉर्डर में शेंगसी ब्लेस्ड लैंड। एक बूढ़ा आदमी काले रोब में रैंक 7 गू इमॉर्टल की एरी ऑरा देता हुआ कुशन पर बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें काली और बिना सफेद भाग के थीं। वो कनेक्टिंग हेवन गू को देख रहा था, ट्रेजर येलो हेवन के अंदर डिवाइन सेंसेस को महसूस करते हुए। वो एक्सप्रेशनलेस और मोशनलेस था। वह ओल्ड मैन यानशी था। बूढ़े आदमी के सामने नीलिंग किलर गोस्ट डॉक्टर चोउ जियू खड़ा था। उसने कनेक्टिंग हेवन गू को लंबे समय तक देखा, फिर डिसअपॉइंटमेंट दिखाते हुए कहा, सुप्रीम मास्टर, लगता है फैंग युआन ने बेट नहीं लिया। ओल्ड मैन यानशी मुस्कुराया, कोई अनॉयंस नहीं दिखाते हुए। ये टाइनी फिश इंटरेस्टिंग है, इतना आसानी से छोड़ सकता है। एक मॉर्टल होते हुए उसका डिस्पोजिशन कई गू इमॉर्टल से बेहतर है। लेकिन उसने बहुत डेयरिंग किया। उसने तुम्हें अपने स्लेव में बदल दिया और हमारे शैडो सेक्ट के साथ इंटरफेयर किया। वो सच में डेथ को आमंत्रित कर रहा है। चोजियू तुरंत झुका। सब सुप्रीम मास्टर की रिटर्न के कारण है, नहीं तो मैं लाइफटाइम के लिए स्लेव की तरह सफर कर रहा होता। ओल्ड मैन यानशी ने सिर उठाया। लिटिल डिसाइपल, मैंने पहले ही तुम्हारे ऊपर स्लेवरी गू ऑल्टर कर दिया है। मैंने कैलकुलेट किया कि फैंग युआन यीटियन माउंटेन की राइचस डिमोनिक बैटल में शामिल होगा, तब तुम उसके पास स्पाई बनकर जाकर मौका मिलने का इंतजार कर सकते हो। हाँ, सुप्रीम मास्टर। नीचे जाओ और अपनी जूनियर सिस्टर बाई निंग बिंग को बुलाओ। हाँ, यह डिसाइपल अपनी विदा लेता है। एक इमॉर्टल ज्यू हवा में तैर रहा था और उससे एक शांत और नाजुक रोशनी निकल रही थी।
नींबू रंग की एक आभा पूरी तरह से बाई निंगबिंग के एपर्चर को ढक गई और उसके अंदर समा गई। पीले हरे रंग की लताओं ने पहले ही उसके एपर्चर की दीवारों को घेरे रखा था और वे घनी तरह से दीवारों से चिपकी हुई थीं। कुछ समय बाद ओल्ड मैन यानशी ने गहरी सांस ली और इमॉर्टल ग्यू को उसके एपर्चर में वापस बुलाया। ठीक है, मैंने तुम्हारे एपर्चर पर एवरलास्टिंग ग्यू की शक्ति इस्तेमाल कर दी है। अगले 3 महीने तुम सुरक्षित रहोगी। तुम्हारी कल्टिवेशन गति के हिसाब से तुम्हें 3 महीने बाद फिर से यहां आकर अपने एपर्चर को मजबूत करना होगा। सांचा माउंटेन की लड़ाई के बाद काफी समय बीत चुका था। बाई निंगबिंग की एप्टीट्यूड अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसने अपने 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड्स में से एक नॉर्दर्न डार्क आइज सोल फिजिक को फिर से हासिल कर लिया था। 100% प्राइमीवल एसेंस उसके एपर्चर पर बेहद भारी दबाव डाल रही थी। अगर ओल्ड मैन यानशी ने एवरलास्टिंग गू से उसका एपर्चर मजबूत न किया होता तो बाई निंगबिंग अब तक जीवित नहीं रह पाती। हालांकि ओल्ड मैन यानशी उसकी जान बचाने वाला था, बाई निंगबिंग को कोई आभार महसूस नहीं हुआ। वो सीधी खड़ी रही, उसके व्यवहार में बर्फ जैसी ठंडक थी। जब ओल्ड मैन यानशी ने इमॉर्टल ग्यू को हटा लिया, उसने अपनी नीली आंखें खोलीं, उसका दृष्टि ठंडी थी और चेहरा उदासीन था। अब वो नई नौसिखिया बच्ची नहीं थी जो पहले थी। फैंग युआन के साथ यात्रा करते हुए उसने बहुत कुछ सीखा था। ओल्ड मैन यानशी ने चौजियू के जरिए उसके बारे में पता चलते ही खुद आगे बढ़कर उसे ढूंढने चला गया, साफ तौर पर उसका फायदा उठाने के लिए। उसकी शैडो सेक्ट में शामिल होना भी कुछ और नहीं बल्कि एक लेन देन था। ओल्ड मैन यानशी ने गर्म मुस्कान के साथ कहा, बाई निंगबिंग, अगर तुम सिंसियरली शैडो सेक्ट के प्रति अलीजेंस जताओगी और नया सीओथ बनाओगी तो मैं तुम्हें फिर से पुरुष में बदल दूंगा। बाई निंगबिंग ने ठंडी आवाज में कहा, इसकी जरूरत नहीं। तुम मेरा एपर्चर दबाने में मदद कर रहे हो, इसलिए मैं अस्थायी रूप से शैडो सेक्ट में शामिल हो रही हूं ताकि तुम और मैं फैंग युआन से फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ग्यू ले सकें। यह सिर्फ एक निष्पक्ष लेन देन है और मेरी पुरुष शरीर को मैं खुद वापस लाऊंगी, तभी ये शानदार होगा। मैं, बाई निंगबिंग, कभी किसी पर निर्भर नहीं रह सकती। फिर बाई निंगबिंग घूमकर चली गई। जब वो सीक्रेट रूम से बाहर निकली तभी उसका बर्फीला भाव ढीला हुआ, उसकी भौहें सिकुड़ीं और दृष्टि ठंडी हो गईं। उसे रैंक 7 विजडम पाथ गू इमॉर्टल ओल्ड मैन यानशी पसंद नहीं था। उसे हमेशा लगा कि उसके पीछे कोई हिडन मोटिव है। हालांकि वो भी एक गू इमॉर्टल था, बाई निंगबिंग कभी मौत से नहीं डरती थी। जो व्यक्ति मौत से नहीं डरता वो गू इमॉर्टल से क्यों डरेगा? लेकिन उनकी एक ही उद्देश्य थी, दोनों चाहते थे फैंग युआन को हराना। इसलिए बाई निंगबिंग ने इस लेन देन को मान लिया और अस्थायी रूप से शैडो सेक्ट में शामिल हो गई। फैंग युआन। जब वो उसके बारे में सोचती, बाई निंगबिंग अपने दिमाग में 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड के दृश्य को याद कर लेती। सभी लोगों की नज़रों के सामने फैंग युआन हेवन की ओर उड़ा और मॉर्टल शरीर में एक इमॉर्टल ज्यू को रिफाइन किया। कुछ ही समय बाद 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड ध्वस्त हो गया और सभी लोग सैंचा माउंटेन छोड़कर भाग गए। असिमिलेशन की हवाएं चलीं और पूरी सैंचा माउंटेन को उजाड़ दिया, जो अब केवल एक बंजर भूमि रह गई। लिटिल बीस्ट किंग का नाम अनगिनत लोगों द्वारा सुनाया गया और जल्दी ही पूरे सदर्न बॉर्डर में फैल गया। फैंग युआन गायब हो गया और गू इमॉर्टल्स ने अपनी सभी सेनाओं को उसे ढूंढने का आदेश दिया। जो बाई निंगबिंग उसके साथ यात्रा कर रही थी, वो स्वाभाविक रूप से सभी बड़ी शक्तियों के निशाने पर थी। चाहे वो राइचस पाथ हो या डिमोनिक पाथ, सभी उसे पाना चाहते थे। अगर वेयांग की भाईचारे की भावना नहीं होती और उसने जानबूझकर बाई निंगबिंग को जाने दिया, और अगर वो गंभीर रूप से घायल होने के बाद चोजियू से नहीं मिलती, तो बाई निंगबिंग अब तक किसी कैदी के रूप में होती। चोजियू ने उसके घाव ठीक करने के बाद उसे शैडो सेक्ट में शामिल होने और फैंग युआन से निपटने का प्रस्ताव दिया। बाई निंगबिंग की योजना फैंग युआन के खिलाफ असफल होने के बाद वो और भी आत्मविश्वासी हो गई कि फैंग युआन के पास प्रेडिक्शन गू है। और जब उसने चोजियू के पीछे एक समान प्रेडिक्टिव विजडम पाथ गू इमॉर्टल को सुना तो वो हिल गई। हालांकि वो मौत से नहीं डरती थी, लेकिन वो सच में अपने जीवन को ऐसे खो देने के लिए तैयार नहीं थी, और फैंग युआन को जीने देना उसकी सबसे बड़ी हार होती। ये बहुत ही औसत दर्जे का होता। इसलिए उसने चोजियू के अनुरोध को मान लिया और अस्थायी रूप से शैडो सेक्ट में शामिल हो गई। इमॉर्टल गू, सीओथ गू के सामने शपथ ली, ओल्ड मैन यानशी और चोजियू के सामने। फैंग युआन को मारने के बाद वो स्वतंत्र हो सकती थी। साथ ही शैडो सेक्ट सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती थी। जब बाई निंगबिंग का हटता हुआ रूप गायब हो गया, ओल्ड मैन यानशी का चेहरा धीरे धीरे काला हो गया। बाई निंगबिंग का स्वभाव दैवी था, जिससे यहां तक कि विजडम पाथ गू इमॉर्टल ओल्ड मैन यानशी भी उसे नियंत्रित करने में मुश्किल पाता। ये बच्ची कानून और नैतिकता की परवाह नहीं करती और केवल परिस्थितियों के कारण मेरे साथ हाथ मिला रही है। वो कभी किसी के अधीन नहीं रहेगी। ओल्ड मैन यानशी की दृष्टि बेहद गहरी थी। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है।
मैं इतने वर्षों से इमॉर्टैलिटी की खोज में योजनाएं बना रहा हूं, तो मुझे इस छोटी मछली के उत्पन्न हलचल से क्यों डरना चाहिए? हाँ, MPH। ओल्ड मैन यानशी ने ठंडी आवाज में नाक भौंडी और अपने दृष्टि को कनेक्टिंग हेवन गू के स्क्रीन पर मोड़ लिया। ठीक इसी समय उसे एक डिवाइन सेंस मिला। मेरे पास सेकंड एपर्चर ग्यू की रेसिपी है, मैं इसे तुम्हारे डिवाइन ट्रैवल गू से बदलना चाहता हूं। इस डिवाइन सेंस के मालिक ने खुद को लांग या ओल्ड इमॉर्टल कहा। हे, ओल्ड मैन यानशी जोर से हंसा। मछली ने चारा ले लिया। कौन कहता है कि ये चारा केवल फैंग युआन को लुभा सकता है? फांग युआन केवल एक छोटी मछली थी, लांग्या लैंड स्पिरिट असली बड़ी मछली थी। लांग्या ब्लेस्ड लैंड के बारे में कहा जाता है कि वहां अनगिनत रेसिपीज जमा हैं। ये पहले ग्रोटो हेवन था और अब ब्लेस्ड लैंड बन चुका है, और वर्तमान युग में इसे नंबर 1 ब्लेस्ड लैंड कहा जा सकता है। और सबसे खास बात, इस ब्लेस्ड लैंड में बहुत सारे इमॉर्टल जू भी हैं। हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस सबसे ऊपर है, मुझे इसे हासिल करना ही होगा। ओल्ड मैन यानशी की आंखों में लालच भरी जलती हुई रोशनी झिलमिला उठी। वो तो बहुत समय से योजना बना रहे थे। असल में लांग्या ब्लेसेड लैंड का दूसरा एपर्चर गू रेसिपी भी उनके योजना के तहत ही था। लांग्या लैंड स्पिरिट को रेसिपीज इकट्ठा करना और गू रिफाइन करना बहुत पसंद था, इसलिए वो जरूर दूसरा एपर्चर गू रिफाइन करना चाहेंगे। अब मुझे बस सही मौका का इंतजार करना है। ओल्ड मैन यानशी ने किनारे से हंसते हुए अपनी डिवाइन सेंस भेजी और लांग्या लैंड स्पिरिट की पेशकश स्वीकार की, और ट्रेजर येलो हेवन में उनका ट्रांजैक्शन शुरू हुआ। डिवाइन ट्रैवल गू मिरर से बाहर आया। भले ही कनेक्टिंग हेवन गू की क्षमता कई और गू से एम्पलीफाई हो चुकी थी, फिर भी कनेक्टिंग हेवन गू में दरारें भर गईं और कुछ ही समय में पूरी तरह कोलैप्स हो गया। लांग्या लैंड स्पिरिट को इस कनेक्टिंग हेवन गू की परवाह नहीं थी। ब्लेस्ड लैंड में अभी भी बहुत सारे कनेक्टिंग हेवन गू बचे थे। लैंड स्पिरिट ने डिवाइन ट्रैवल गू की तरफ जलती हुई नजरों से देखा और हंसते हुए बोला, मैं तो पहले से ही दूसरा एपर्चर गू रिफाइन करना चाहता था। हाँ, ये वाकई बहुत बढ़िया मौका है। उसने वहीं एक और कनेक्टिंग हेवन गू निकाला और ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट कर लिया। गू रिफाइनमेंट मटीरियल्स ढूंढने में कोई रोक टोक नहीं। हे, आसान शिकार। ओल्ड मैन यानशी ने इस नज़ारे को कनेक्टिंग हेवन गू के जरिए देखते हुए हंसते हुए कहा। इमॉर्टल जू से जुड़ा हैवीवेट ट्रांजैक्शन हमेशा कई गू इमॉर्टल्स का ध्यान खींचता है। फैंग युआन भी ध्यान दे रहे थे। डिवाइन ट्रैवल गू किसने खरीदी? फैंग युआन की नजरें चमकी और उन्होंने तुरंत लिटिल हु इमॉर्टल से पूछा। लांग या ओल्ड इमॉर्टल ने खरीदी है, लिटिल ह्यू इमॉर्टल ने साफ आवाज में जवाब दिया। लांग्या लैंड स्पिरिट, ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। फैंग युआन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और फिर कनेक्टिंग हेवन गू पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि लांग्या लैंड स्पिरिट बेहिचक गू रिफाइनमेंट मटीरियल्स खरीद रहे थे। फैंग युआन की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी। HMPH, इतने सारे गू इमॉर्टल्स लांग्या लैंड स्पिरिट को कीमती गू रिफाइनमेंट मटीरियल्स बेच रहे हैं। ये साफ तौर पर जाल है। लैंड स्पिरिट्स में बुद्धि होती है, लेकिन उनकी इच्छाएं बहुत गहरी होती हैं और इन्हें गू इमॉर्टल्स आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। रुकते हैं। फैंग युआन के विचार अचानक हिल गए। इमॉर्टल्स जो GU रिफाइनमेंट मटेरियल्स बेच रहे थे उनमें थे मेटल पैथ GU इमॉर्टल ताइजियाजी, सोल पैथ GU इमॉर्टल वांग गानयांग, वुड पैथ GU इमॉर्टल फेरी टानशांग, एनस्लेवमेंट पैथ GU इमॉर्टल ग्रेट इमॉर्टल स्वेशोंग। ये नाम तो परिचित थे। क्या ये वही गू इमॉर्टल्स नहीं थे जिन्होंने लांग्या ब्लेस्ड लैंड पर दूसरे वेव के हमलों में हिस्सा लिया था? एक पल में फैंग युआन की आंखों में तेज रोशनी चमकी। उन्होंने एक विशाल योजना का एहसास किया जिसे इतिहास में दर्ज नहीं किया गया था। तो ऐसा था, मेरी पिछली जिंदगी में लांग्या ब्लेस्ड लैंड 7वें वेव में कोलैप्स होने से पहले 6 वेव्स का सामना कर चुका था। मतलब पीछे कोई मैनिपुलेटर्स थे जो एक सिनिस्टर प्लॉट रच रहे थे। पहले फैंग युआन केवल दर्शक थे, लेकिन अब जब वो इन्वॉल्व थे उन्होंने ये सच्चाई देख ली। ओल्ड मैन यानशी का डिवाइन ट्रैवल गू बेचने का मकसद सिर्फ मुझ पर नहीं था, उसका बड़ा लक्ष्य लांग्या ब्लेस्ड लैंड था। 7 वेव्स में से उसने कितने ऑर्गेनाइज किए? अगर वो सदर्न बॉर्डर का गू इमॉर्टल है तो नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स उसके आदेश क्यों मान रहे हैं? क्या वो उन्हें इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा है या सीधे आदेश दिए? बिल्कुल, विजडम पाथ गू इमॉर्टल ओल्ड मैन यानशी ने कई इमॉर्टल्स को ऑर्गेनाइज किया था। केवल ये जानकारी ही एक फॉर्मलेस दबाव पैदा कर देती थी। फैंग युआन अभी ये नहीं जानते थे कि इस संगठन का नाम शैडो सेक्ट था, जैसा उन्होंने पहले सुना था। लेकिन इससे उनके अनुमान और संगठन की शक्ति और मिस्ट्री को समझने में कोई रोक नहीं आई। एक संगठन जो सदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न प्लेन्स में फैला है, इसका आकार कितना बड़ा होगा? लेकिन फैंग युआन ने अपनी पिछली 500 सालों में भी ऐसा कोई संगठन नहीं सुना था। कितना रहस्यमय था ये संगठन? बेशक, ये सारे अनुमान इस आधार पर हैं कि ओल्ड मैन यानशी सदर्न बॉर्डर का गू इमॉर्टल है। शायद ये सब बस संयोग हो।
मुझे फिर से सोचना होगा, क्या ओल्ड मैन यानशी ने पहले वेव का प्लान बनाया? अगले वेव्स में उसका हाथ था? 7वें वेव के लिए वो हेवनली कोर्ट की चाल थी जिसे ओल्ड मैन यानशी नियंत्रित नहीं कर सकता था। फैंग युआन को इसमें कोई संदेह नहीं था। हेवनली कोर्ट दूसरों से बहुत ऊपर थी, सेंट्रल कॉन्टिनेंट से आई थी और इसका फॉर्मिडेबल बैकग्राउंड था। इसे सदर्न बॉर्डर का कोई भी इमॉर्टल इंटरफियर नहीं कर सकता। 5 बड़े रीजन्स में एंशिएंट समय से अब तक सबसे बड़ा गू इमॉर्टल संगठन सिर्फ हेवनली कोर्ट ही रहा। हेवनली कोर्ट की शक्ति लोगों को सफोकेट महसूस कराती थी। केवल रैंक 8 और रैंक 9 गू इमॉर्टल्स वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते थे। इस बात का फैसला कंक्लूजन से किया जा सकता है। हेवनली कोर्ट ने अपनी चाल चली, लांग या ब्लेस्ड लैंड की सारी रेसिपीज लेकर चली गई। मेरी पिछली जिंदगी में उस समय ओल्ड मैन यानशी कहाँ था? ओल्ड मैन यानशी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था जो इतिहास की गहराइयों में छुपा हुआ था। उसके पीछे एक रहस्यमय संगठन था जिसका प्रभाव नॉर्दर्न प्लेन्स और सदर्न बॉर्डर दोनों में था। विजडम पाथ गू इमॉर्टल, रहस्यमय संगठन, हेवनली कोर्ट इमॉर्टैलिटी का पाथ सच में हर कदम पर खतरे से भरा है। जब मैं इन ऑब्स्टिकल्स को पार करूंगा तो कितना शानदार लगेगा। जितनी अधिक कठिनाई और जितने मजबूत दुश्मन, फांग युआन में उतनी ही फाइटिंग स्पिरिट बढ़ती। जो रास्ता वो चल रहे थे वो शुरू से ही अकेला था, दुनिया के खिलाफ जाना तय था। हेवनली कोर्ट और रहस्यमय संगठन जैसे 2 विशाल जानवर उस रास्ते में खड़े थे। साथ ही ये अंधेरा रास्ता कांटे, ट्रैप्स और स्कीम्स से भरा था। ये बेहद मुश्किल रास्ता था और एंशिएंट समय से कोई भी अंत तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन फांग युआन अकेले लड़ रहे थे, अकेले चल रहे थे और अकेले युद्ध कर रहे थे। उनकी सारी प्रेरणा का स्रोत सबसे सरल, सबसे लालची, सबसे हंसने योग्य और सबसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल था। ड्रीम। एक ऐसा ड्रीम जो इटर्नल लाइफ के बारे में था, असंभव सा लगने वाला। चाहे वो सक्सीड करे या फेल, फांग युआन ने कभी इस बारे में नहीं सोचा। उन्हें बस इतना पता था कि अगर वो फेल भी हो जाएं और मर भी जाएं तो उन्हें कोई रिग्रेट्स नहीं होंगे। आज एक ट्रांजैक्शन के जरिए उन्होंने शैडो में छिपा वर्लपूल देखा। फिर उन्होंने अपने खुद के पाथ के प्रॉस्पेक्ट्स देखे जो लगभग हर कदम पर इनकॉम्परेबल डार्कनेस, इनकॉम्परेबल डेंजर और डेड एंड से भरा था। अगर कोई पाथ नहीं है तो मैं खुद का पाथ बना लूंगा। फैंग युआन मुस्कुराए, उनकी नज़रों में गहरी रोशनी थी और उनके उलझे हुए थॉट्स फिर से व्यवस्थित हो गए, जैसे उन्होंने एक बार फिर कनेक्टिंग हेवन गू पर ध्यान केंद्रित किया। अब समय था रेलिक ज्यू खरीदने का। रेलिक ज्यू सीधे एपर्चर की नींव बढ़ा सकता था जिससे किसी भी ग्यू मास्टर का कल्टीवेशन स्तर बढ़ जाता। रैंक 1 से 5 तक के रेलिक ग्यू थे: ग्रीन ब्रॉन्ज, रेड स्टील, व्हाइट सिल्वर, येलो गोल्ड और पर्पल क्रिस्टल रेलिक ग्यू। रेलिक ग्यू मॉर्टल ग्यू थे, इसके लिए रैंक 6 या उससे ऊपर के इमॉर्टल ग्यू नहीं होते। इनमें से ग्रीन ब्रॉन्ज, रेड स्टील और व्हाइट सिल्वर रेलिक ग्यू बाजार में आसानी से मिल जाते थे। लेकिन येलो गोल्ड और पर्पल क्रिस्टल रेलिक ग्यू, क्योंकि ये रैंक 4 और 5 के ग्यू मास्टर्स की बैटल स्ट्रेंथ को प्रभावित करते थे और कई शक्तिशाली फोर्सेस की स्थिति बदल सकते थे, इन्हें बड़े संगठन कंट्रोल करते थे और बाजार में बेचना मुश्किल था। लेकिन ट्रेजर येलो हेवन में येलो गोल्ड और पर्पल क्रिस्टल रेलिक ज्यू उपलब्ध थे। गू इमॉर्टल्स अपने कल्टीवेशन को पर्पल क्रिस्टल रेलिक ज्यू से नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन फिर भी ये बहुत रेयर ज्यू थे, क्योंकि ये 2 जीयू न सिर्फ कल्टीवेशन बढ़ाने के काम आते थे बल्कि इमॉर्टल ज्यू को रिफाइन करने में भी महत्वपूर्ण कैटलिस्ट्स के रूप में इस्तेमाल होते थे। इमॉर्टल ज्यू रेसिपीज में इन्हें अक्सर ज़रूरी चीज़ माना जाता था। रिफाइनमेंट के अलावा अगर किसी गू इमॉर्टल के डिसेंडेंट्स हों तो वे अपने क्लैन या जूनियर्स के इस्तेमाल के लिए बहुत सारे रेलिक ज्यू जमा कर लेते थे। इसलिए ट्रेजर येलो हेवन में जबकि रैंक 1 से 3 के रेलिक गू बैच में बिकते थे, रैंक 4 येलो गोल्ड रेलिक गू बहुत कम थे और पर्पल क्रिस्टल रेलिक गू और भी कम। येलो गोल्ड और पर्पल क्रिस्टल रेलिक गू इमॉर्टल गू रेसिपीज में बहुत इस्तेमाल होते थे। जब फांग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सिकाडा और सेकंड एपर्चर गू रिफाइन किया तो उसने इन्हीं का इस्तेमाल किया। वास्तव में ब्लड डीटी के रेमनेंट रेसिपी में भी बहुत सारे रेलिक ज्यू चाहिए थे, लेकिन क्योंकि बात इमॉर्टल ज्यू की थी, रेलिक ज्यू की कीमत हमेशा स्काई हाई रहती थी। फिर भी ये मॉर्टल रेल्म की स्ट्रिक्ट कंट्रोल वाली सिचुएशन से बेहतर था। फैंग युआन तुरंत 3 पर्पल क्रिस्टल रेलिक गू खरीद लेता है और एक इमीडिएट सक्सेस गू खरीदने के लिए भारी राशि खर्च करता है। ये गू पर्पल क्रिस्टल रेलिक गू से भी ज़्यादा महंगा था क्योंकि ये गू रिफाइनमेंट की सक्सेस रेट बढ़ा सकता था। इसके बाद फांग युआन ने बहुत सारे लो रैंक गू और रिफाइनमेंट मटेरियल्स खरीदे ताकि वो रैंक 5 ब्रेथ कंसीलमेंट गू और अन्य गू रिफाइन कर सके। हालांकि ट्रेजर येलो हेवन ट्रेजर लाइट को इंस्पेक्ट कर सकता था, सिर्फ लाइट की ऊंचाई से ये पता नहीं चल सकता था कि ज्यू वर्म में कुछ टैंपर हुआ है या नहीं, इसलिए ये सुरक्षित नहीं था और फैंग युआन ने डिसाइड किया कि वो खुद गू रिफाइन करेगा ताकि सुरक्षित रहे।
अपने हाथ में मौजूद सभी रेमनेंट रेसिपीज बेचकर और बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज खरीदकर ट्रेजर येलो हेवन की प्रोसेसिंग फ़ी घटाने के बाद फांग युआन के पास 28 पीसेज ऑफ इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बचे। बेशक वो इन इमॉर्टल गू रेमनेंट रेसिपीज को बार बार बेच सकता था, लेकिन उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेजर लाइट कम हो जाते। सिर्फ कुछ समय के बाद ट्रेजर लाइट फिर से रिकवर होता। ट्रेजर येलो हेवन में ट्रांजैक्शंस हेविली ट्रेजर लाइट पर डिपेंड करती थीं। जितनी स्ट्रॉन्ग लाइट होती, प्राइस उतना हाई होता। जब ट्रेजर लाइट कमज़ोर होता, सेल प्राइस भी गिरता। आखिरकार जब अधिक लोग रेमनेंट रेसिपीज के बारे में जान जाते तो उनका वैल्यू गिरता। अगर वो लगातार इन्हें बेचता रहा तो फैंग युआन की अर्निंग कम हो जाती और जो गू इमॉर्टल्स पहले से खरीद चुके थे उन्हें नुकसान होने का एहसास होता। कुछ समय के लिए बेचने में रुकना दोनों पक्षों के लिए फ़ायदेमंद था। सेलर ओरिजिनल प्राइस पर बेचता, जबकि बायर्स को रेसिपी पर रिसर्च करने के लिए बहुत कीमती समय मिलता। आखिरकार इमॉर्टल ग्यू यूनिक होते हैं एक बार बनने के बाद। इस तरह मेरे पास सबसे प्रेशियस रेसिपीज बचे हैं स्प्रिंग ऑटम सिकाडा, सेकेंड एपर्चर ग्यू और ब्लड डेटी का रेमनेंट रेसिपी। बाकी रेसिपीज मैं उन्हें फिर से बेच सकता हूं, लेकिन केवल कुछ महीनों बाद। ये समय ऑब्वियसली 5 रीजन्स के समय को ध्यान में रखकर था। बाकी रेसिपीज जैसे डिवाइन ट्रैवल गू से फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू रिफाइन करने वाली सबको पता थीं। उन्हें ट्रेजर येलो हेवन में रखने पर कोई लाइट नहीं आती। रॉकमैन, मुझे इन्हें इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को प्रोवाइड करना है ताकि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट सच्चाई न जान पाए और मैं टेंशन्स कम कर सकूं और समय खींच सकूं। अब डैंग हन माउंटेन मर रही थी, इसलिए गट्स ग्यू का प्रोडक्शन कम हो गया। हर ट्रांजैक्शन में रॉकमैन की संख्या घटती जा रही थी क्योंकि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की पेशेंस कम होती जा रही थी। वे आखिरकार लड़ेंगे, लेकिन फैंग युआन जितना हो सके समय खींचना चाहता था। लेकिन शुक्र है, वे सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं ह्यू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर डिफेंड कर रहा हूं और मैं ट्रैप्ड फिश की तरह हूं। वे ये कभी नहीं सोचेंगे कि मैं नॉर्दर्न प्लेन्स गया था और वापस भी आ गया। यहां तक कि ओल्ड मैन यानशी भी ये उम्मीद नहीं करेगा। विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स डिडक्शन और प्रिडिक्शन में स्किल्ड थे, लेकिन वे बिना क्लू के इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते थे। उन्हें सभी तरह के ट्रेसेस और हिंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था सोर्स तक पहुंचने के लिए। फैंग युआन का वाइटल गू था स्प्रिंग ऑटम सिकाडा और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज था रीबर्थ। 500 साल की मेमोरीज के साथ उसके पास स्टारगेट गू, मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू थे। ये सभी गू वर्म्स करंट 5 रीजन से एक जनरेशन आगे थे। मैं फिलहाल रेमनेंट रेसिपीज नहीं बेच सकता और रॉकमैन को इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को सप्लाई करना होगा, लेकिन मेरे पास बेचने के लिए और भी चीज़ें हैं। फैंग युआन का प्लान पहले से था और ये आइटम सॉइल के अलावा कुछ नहीं था। ट्रेजर येलो हेवन में मिट्टी सब रेयर गुड्स थे, जैसे क्लाउड सॉइल, रॉटन सॉइल, सॉल्ट सॉइल वगैरह। कई ब्लेस्ड लैंड से मिट्टी आती थी और वो लोग ट्रेजर येलो हेवन में बेचते थे ताकि ज़रूरत की चीज़ों के लिए दूसरे गू मास्टर्स से एक्सचेंज कर सकें। फैंग युआन जो मिट्टी बेचने आया था वो भी आम नहीं थी, ये थी ग्रूअल मड। उस समय जब अर्थली कैलामिटी आया और डैंगहन माउंटेन डैमेज हो गया, इमॉर्टल गू ग्रूअल मड की एबिलिटी से पोल्यूटेड होकर पूरा माउंटेन धीरे धीरे रॉटन मड में बदल गया। लेकिन इस दुनिया में फॉर्चून और मिसफॉर्चून हमेशा साथ चलते हैं। हालांकि डैंगहन माउंटेन के रॉक्स मिट्टी में बदल गए, लेकिन उनमें ग्रूअल मड इमॉर्टल ग्यू की शक्ति थी। गू इमॉर्टल्स की नज़र में ये इंग्रेडिएंट ग्रूअल मड इमॉर्टल गू रिफाइन करने के लिए मस्ट हैव था। जैसे ही फैंग युआन ने इसे ट्रेजर येलो हेवन में रखा, बड़ी अटेंशन मिली। आज क्या दिन है, इतने अच्छे चीज़ें सेल पर हैं। ग्रूअल मड, ये असली ग्रूअल मड है। मैं इसमें से इंटेंस इमॉर्टल गू ऑरा महसूस कर सकता हूँ। काश मेरे पास ग्रूअल मड इमॉर्टल ग्यू की रेसिपी होती, वरना इस मिट्टी का कोई काम नहीं। गू इमॉर्टल्स के डिवाइन सेंसेस इधर उधर घूम रहे थे। कई लोग डिवाइन सेंसेस भेजकर इस आइटम के लिए कम्पीट कर रहे थे। मुझे ग्रूअल मड इमॉर्टल ग्यू की रेसिपी चाहिए, मैं इसे किसी और चीज़ के लिए एक्सचेंज नहीं करूंगा। फैंग युआन के आदेश पर लिटिल ह्यू इमॉर्टल ने अपनी डिवाइन सेंस भेजी। ये स्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट देखकर गू इमॉर्टल्स हंस पड़े। एक ढेर मिट्टी के लिए इमॉर्टल ग्यू की रेसिपी मांग रहे हो? बहुत ग्रीडी हो तुम। ग्रूअल मड इमॉर्टल ग्यू एक वन टाइम कंज्यूमेबल ग्यू है। रेसिपी ऑब्वियसली गू वर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम कहते हो इसे रेसिपी के लिए एक्सचेंज करना चाहते हो? ये अनरियलिस्टिक है। मैं सलाह देता हूं कि तुम अपनी कंडीशन बदलो, नहीं तो ये मिट्टी ट्रेजर येलो हेवन में हमेशा बाय के बिना पड़ी रहेगी। लेकिन लिटिल ह्यू इमॉर्टल ने जल्दी से कहा, मैं कंप्लीट इमॉर्टल रेसिपी नहीं मांग रही। जिसके पास रेमनेंट रेसिपी सबसे ज़्यादा ट्रेजर लाइट के साथ होगा वही इसे पाएगा। गू इमॉर्टल्स बोलना बंद कर दिए और ऑब्जर्व करने लगे। कुछ ही देर में एक गू इमॉर्टल ने रेमनेंट रेसिपी निकाली। ट्रेजर लाइट करीब 4 मीटर्स थी। ये फैंग युआन के स्टैंडर्ड्स पर नहीं थी। उसने मिरर पर देखा और हंसते हुए लिटिल ह्यू इमॉर्टल को कहा, जितने भी गू इमॉर्टल्स रेमनेंट रेसिपी निकाले, हम हर एक के लिए एक जिन ग्रूअल मड और जोड़ देंगे। हाँ मास्टर, लिटिल ह्यू इमॉर्टल जल्दी से बोली।
हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में बहुत ग्रूअल मड थी। शुरू से अंत तक सभी ग्रूअल मड को लिटिल हु इमॉर्टल ने डैंगहन माउंटेन से निकाल लिया था, लेकिन ब्लेस्ड लैंड से बाहर नहीं फेंका बल्कि वेस्ट एरिया में ट्रांसफर कर दिया। इन सालों में ब्लेस्ड लैंड के अंदर ग्रूअल मड के कन्वर्जन से धीरे धीरे एक स्वॉम्प बन गया। जो पहले डिजास्टर था अब वो रिसोर्स बन चुका था। ट्रेजर येलो हेवन में गू इमॉर्टल्स के डिवाइन सेंसेस में कमोशन था। हर रेमनेंट रेसिपी के साथ लिटिल हु इमॉर्टल एक जिन ग्रूअल मड और जोड़ती जा रही थी। ऐसा करके वो सबको साफ बता रही थी हमारे पास इसकी टनेज है। सभी रेमनेंट रेसिपीज एक एक करके ऐड हो रहे थे। ट्रेजर लाइट 4 मीटर से बढ़कर करीब 6 मीटर्स हो गया और अभी भी बढ़ रहा था। फैंग युआन कुछ देर ऑब्जर्व किया और उसकी स्माइल और बड़ी हो गई। उसकी आत्मा अर्थ से थी, उसके मार्केटिंग स्किल्स इस दुनिया से कहीं आगे थे। अर्थ में एंटरप्राइजेस बूमिंग होते थे, लेकिन ट्रेजर येलो हेवन में इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बैली ट्रेड करेंसी थे। ज्यादातर ट्रांजैक्शंस प्रिमिटिव बार्टरिंग मेथड से होते थे। फैंग युआन का तरीका एक्सपोजर बढ़ाने का एक तरीका था, जिससे कई गू इमॉर्टल्स रेमनेंट रेसिपी बेचने आए ग्रूअल मड इमॉर्टल गू के लिए। जरूर, ये सिर्फ एक छोटा ट्रिक था। इसके बाद फैंग युआन ने लिटिल हु इमॉर्टल को बाकी मैटर्स हैंडल करने को कहा। अब समय हो गया, मुझे जाना चाहिए। फैंग युआन समय गिन रहा था। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में बिताए समय को 5 से डिवाइड किया, उतना समय नॉर्दर्न प्लेन्स में गुजर चुका था। मास्टर, गुड बाय, आप अक्सर वापस आएंगे, ठीक है। लिटिल हु इमॉर्टल ने फैंग युआन को ब्लेस्ड लैंड के वेस्ट एरिया तक छोड़ा और स्टारलाइट फायरफ्लाई गू की रोशनी में स्टारगेट गू फिर एक्टिवेट किया। फैंग युआन कई रिफाइनमेंट मटीरियल्स और लो रैंक गू वर्म्स लेकर स्टारगेट में कदम रखा। थोड़ी देर बाद वो दूसरे स्टारगेट से बाहर आया, क्रेसेंट लेक नॉर्दर्न प्लेन्स में वापस। जैसा उसने कैलकुलेट किया था, अब नियर डॉन था, सूरज उग रहा था, पहली किरण जमीन पर पड़ रही थी। हल्की ब्रीज से लेक की सरफेस पर छोटे रिपल्स बन रहे थे। हवा रिफ्रेशिंग थी, पास की ग्रास पर ड्यू था और बर्ड्स ग्रुप्स लेक की सरफेस पर जमा थे, पंख फैलाकर जैसे डांस कर रहे हों। फैंग युआन ने गहरी सांस ली, उसका दिल खुशियों से भर गया। मा होंग यून की फॉर्चून फोर्स से छीनकर फैंग युआन ने लांगिया लैंड स्पिरिट की मदद ली। लांगिया ब्लेस्ड लैंड में उसने एक चांस इस्तेमाल किया स्टारगेट ज्यू और बाकी चीजें पाने के लिए। इसके बाद उसने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड वापस जाकर कनेक्टिंग हेवन गू से रिसोर्सेज की कमी का समाधान किया। लेकिन अब मेरी सभी स्टैग्नेटिंग चेस पीसेस को आगे डेवलप होने का मौका मिल गया है। पूरा चेसबोर्ड फिर से अलाइव हो गया। जैसे ही आसमान ब्राइट हुआ, फैंग युआन वुल्फ ग्रुप के साथ जी ट्राइब कैंप लौटा। मैं गू रिफाइन करने जा रहा हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसने आदेश दिया और लिजर्ड हाउस में लॉक करके गू रिफाइनमेंट शुरू किया। रिफाइनमेंट मटीरियल्स चाहे सेंट्रल कॉन्टिनेंट से आए हों, जू वर्म्स जिनसे बने वो रीजन के थे जहां रिफाइंड हुए। मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में रिफाइन किए गए गू नॉर्दर्न प्लेन्स गू ही होंगे, सप्रेशन नहीं होगा। पहला ज्यू जिसे वो रिफाइन करने वाला था वो था मूविंग पर्सपेक्टिव कप ग्यू। मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू रैंक 5 था। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में रिफाइंड सेट लगभग टूटने वाला था, केवल एक बार और यूज हो सकता था। ट्रेजर येलो हेवन विजिट के बाद अब फैंग युआन के पास रिसोर्सेस थे। ऑब्वियसली वो नया सेट रिफाइन करने वाला था। साथ ही क्रेसेंट लेक में यान ट्राइब के 9 गू मास्टर्स जल्दी से हम्प वुल्व्स पर ट्रैवल कर रहे थे। रुको, यहां वुल्फ फुटप्रिंट्स हैं। यान ट्राइब लीडर ने अपनी वुल्फ रोकी, सामने फुटप्रिंट्स देखकर शॉक जताया। इतने सारे वुल्व्स, ये तो मिरियाड वुल्फ ग्रुप है, बाकी गू मास्टर्स एक्सक्लेम्ड। जी ट्राइब कैंप ज्यादा दूर नहीं है, क्या लगता है ये मिरियाड वुल्फ ग्रुप उनकी ओर जा रही है? खराब। ये फुटप्रिंट्स पॉइजन बियर्ड वुल्व्स, विंड वुल्व्स, टर्टलबैक वुल्व्स, नाइट वुल्व्स वगैरह की हैं। वाइल्ड वुल्फ ग्रुप्स केवल अपने में रहते हैं, इतने मिक्स वुल्व्स केवल ये मतलब है कि किसी ज्यू मास्टर ने कंट्रोल किया है। यान ट्राइब लीडर सोचने लगा, जी ट्राइब कभी बड़ी ट्राइब थी, लेकिन अब माइग्रेट होने के बाद उतनी बड़ी नहीं रही, इतनी ह्यूज वुल्फ ग्रुप फीड नहीं कर सकती। मोस्ट लाइकली ये वुल्फ ग्रुप किसी डिमोनिक ग्यू मास्टर का है। हमारा ऑब्जेक्टिव इस बार जी ट्राइब से रीइंफोर्समेंट्स लेना है, पहले देख लें क्या होता है। अगर जी ट्राइब ट्रबल में है हम क्वाइटली रिट्रीट करेंगे। अगर चीप फेवर कर सकते हैं तो वुल्फ ग्रुप को एनसर्कल करने में मदद करेंगे। हाँ लॉर्ड ट्राइब लीडर, सभी शाउटेड। चलो जी ट्राइब चलते हैं। हम्प वुल्व्स फिर से मूव हुए, इन लोगों को जी ट्राइब कैंप तक ले गए। रुको, गश्ती करते हुए जी ट्राइब का गू मास्टर यान ट्राइब के गू मास्टर्स को देखकर चिल्लाया। यान ट्राइब के गू मास्टर्स ने अपने हम्प वुल्व्स को रोका और एक एल्डर बोला, मेरे पास जो व्यक्ति है वो यान ट्राइब का लीडर लॉर्ड यान टियान जी है, हम जे ट्राइब के लीडर से मिलने आए हैं। यान ट्राइब? जी ट्राइब के गू मास्टर का चेहरा बदल गया। हाँ, हमारा में टेंट लगभग 50 किलोमीटर दूर है, कृपया यहीं प्रतीक्षा करें लॉर्ड्स।
उत्तर की प्लेन्स के समयानुसार जी ट्राइब अभी क्रेसेंट लेक पहुंची थी और उन्होंने केवल एक दिन पहले ही अपना कैंप स्थापित किया था। जी ट्राइब का कैंप अभी अपने घर बनाने में व्यस्त था। लॉर्ड वुल्फ ग्रुप के फुटप्रिंट्स सभी जी ट्राइब कैंप में घुस गए हैं। एक ट्राइब एल्डर ने यान ट्राइब लीडर यान तियानजी से धीरे से कहा। यान तियानजी ने सिर हिलाया, उसकी नज़र में मजबूती आई। सोचा नहीं था कि ये एनस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर जे ट्राइब का है। लगता है हम सही जगह आए हैं, ये वाटर डीमन हाउ जी लियू से निपटने में हमारी बड़ी मदद होगी। लेकिन जी ट्राइब जरूरी नहीं कि हमारी मदद करे, एक ट्राइब एल्डर चिंतित था। यान तियानजी ने ठंडी हंसी दी, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे जी ट्राइब उसके हाथ में नाच रही हो। जी ट्राइब हीरोज असेंबली में शामिल होना चाहती है। मेरी बेटी लियू वेनवू की फियांसी है। अगर मैं लियू ट्राइब के नाम से सहायता मांगूं, क्या ये छोटा जी ट्राइब इनकार कर सकता है? इतना कहते ही नए बनाए कैंप के दरवाजे खुले और जी ट्राइब का नया लीडर जी ग्वांग एल्डर्स के साथ बाहर आया। यान ट्राइब लीडर खुद आए हैं, ये हमारा सम्मान है। कृपया मैं टेंट की ओर चलिए, जी ग्वांग ने उत्साहपूर्वक आमंत्रित किया। क्यों वो केवल रैंक 3 गू मास्टर है? जी ग्वांग की कल्टिवेशन महसूस कर यान ट्राइब के लोग तिरस्कार दिखाने लगे। यान ट्राइब के लोगों को कैंप में बैंक्वेट के लिए ले जाया गया। कुछ वाइन पीने के बाद यान ट्राइब लीडर ने अपने एल्डर की ओर देखा। एल्डर जल्दी से बोला, सच कहूं तो जी ट्राइब लीडर, हम आज आपकी ट्राइब से मदद मांगने आए हैं। मदद? एल्डर ने आगे बताया, हाँ, हमारी ट्राइब की बड़ी मिसी यानकुई एर को हाउ जी लियू ने किडनैप कर लिया। ये व्यक्ति निहायत ही अनस्क्रूपुलस और शेमलेस है। क्रेसेंट लेक में छिपा है और हमारी ट्राइब से मांग करता है। वो वाटरपाथ गू मास्टर है। अंडर वाटर लड़ाई में उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। हमारी ट्राइब ने उसे बचाने की कई कोशिशें की लेकिन असफल रहीं। इस बार हम जी ट्राइब से मदद चाहते हैं। हाउ जी लियू? तुम उस वाटर डीमन हाउ जी लियू की बात कर रहे हो? जे ग्वांग ने इस व्यक्ति को सोचते हुए एक्सप्रेशन बदल लिया। यह व्यक्ति रैंक 4 अपर स्टेज गू मास्टर था, वाटरपाथ पर चलता था और नॉर्दर्न प्लेन्स में उसका नाम बदनाम था। वो बहुत चालाक और शातिर डीमन था। जी ग्वांग ने गहरी भौहें तानी, सोचने के बाद उसने इनकार कर दिया। डिमोनिक फैक्शन के सदस्य को न्याय के पास लाना चाहिए। राइचस फैक्शन के सदस्य के रूप में जी ट्राइब मदद करना चाहिए, लेकिन अभी हमारी क्षमता नहीं है। मेरे पिता युद्ध में मारे गए, मुझे तुरंत ट्राइब लीडर बनाया गया। हमने पहले ही बहुत नुकसान उठाया है। वाटर डीमन को नष्ट करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। क्यों? जी ट्राइब लीडर मदद करने को तैयार नहीं? जी ग्वांग के शब्द सुनकर यान ट्राइब एल्डर्स के चेहरे गहरे हो गए। एक एल्डर ने ठंडी हंसी दी, जी ट्राइब लीडर, आप बहुत यंग हैं, कुछ बातें नहीं जानते। मैं बताता हूं। हमारी ट्राइब की बड़ी मिसी यान कुई एर लियू वेनवू की फियांसी है। अगर आप उसे बचाने में मदद नहीं करेंगे, जब लियू ट्राइब मामला उठाएगी तो आप खुद को समझा नहीं पाएंगे। जी ग्वांग का एक्सप्रेशन बदल गया। नॉर्दर्न प्लेन्स में कुछ सुपर ट्राइब्स थीं, उनमें हे ट्राइब और लियू ट्राइब शामिल थे। लियू ट्राइब का तीसरा यंग मास्टर लियू वेनवू ब्रश और सॉर्ड दोनों में एक्सपर्ट था। उसका टैलेंट आउटस्टैंडिंग और एस्पिरेशंस बहुत उच्च थीं। इस बार उसने अपने ट्राइब के समर्थकों को साथ लिया और लियू ट्राइब से अलग होकर खुद का ट्राइब बनाने की कोशिश की। वो इंपीरियल कोर्ट के थ्रोन के लिए सबसे प्रसिद्ध कॉम्पिटिटर्स में से एक था। लियू वेनवू की ताकत बहुत बड़ी थी। यान कुई एर उसकी फियांसी थी। अगर जी ट्राइब ने उसे नहीं बचाया तो लियू वेनवू जरूर हीरोज असेंबली में उनके खिलाफ कदम उठाता। लेकिन अब जी ट्राइब अपनी ही परेशानी में थी। उन्होंने अभी हाल ही में कई हाई रैंक गू मास्टर्स खो दिए थे। अगर वे वाटर डीमन से लड़े तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। जी ग्वांग अपने ट्राइब के फायदे के बारे में सोच रहा था। वो बिना कारण वाटर डीमन के दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो लियू वेनवू की नाराजगी आकर्षित हो सकती थी। जी ग्वांग बहुत परेशान था। यान ट्राइब लीडर ने जी ग्वांग की हेजिटेशन देखी और हंसा। राइचस पाथ हमेशा एक साथ खड़ा रहा है। मुझे विश्वास है कि जी ट्राइब हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। जी ट्राइब की ताकत आउटस्टैंडिंग है, इसे छुपाने की जरूरत नहीं। जब हम आए हमने बहुत सारे वुल्फ फुटप्रिंट्स देखे। बस जी ट्राइब अपने इंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर को भेजे। हम 3000 प्राइमीवल स्टोन्स एडवांस में देने को तैयार हैं। जी ग्वांग अंदर से गुस्से में था। सिर्फ 3000 प्राइमीवल स्टोन्स? क्या ये किसी गरीब को लूज चेंज दे रहे थे? उसने अपना गुस्सा नियंत्रित किया और कड़वी हंसी के साथ बोला, शायद आप नहीं जानते, ये इंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर जी ट्राइब का सदस्य नहीं है। मैं उसे कमांड नहीं कर सकता। वो लॉर्ड चांगशन यिन है। चांगशान यिन? यान ट्राइब लीडर चौंका। उसे ये नाम बहुत फेमिलियर लगा। जी ग्वांग ने फिर उसे फैंग युआन की ओरिजिन्स और आइडेंटिटी के बारे में बताया। यान ट्राइब के लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए। चांगशान यिन, वो जीवित है। अब मुझे याद आया, वो हमारी जनरेशन का था। वो एक समय में नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत प्रसिद्ध था।
हाईली अक्लेम्ड जीनियस इंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर। ये शानदार है। यहाँ तक कि हेवन भी हमारी मदद कर रहा है। चांग ट्राइब पहले ही यंग मास्टर लियू वेनवू को सबमिट कर चुका है। अगर हम चांग शन यिन से हमारी रिक्वेस्ट करेंगे, वो जरूर मदद करेगा। यान ट्राइब लीडर सीधे साधे अंदाज में बोला। ट्राइब लीडर जे ग्वांग, आगे बढ़ो और रास्ता दिखाओ। जी ग्वांग ने कड़वाहट के साथ हंसते हुए कहा, अगर मैं आपको उसके पास ले जा सकता तो बहुत पहले ही ले जाता। लॉर्ड चांगशान यिन आज सुबह लौटे और उन्होंने कहा कि अब वो बंद ध्यान में चले जाएंगे जू रिफाइन करने के लिए। अगर हम उन्हें परेशान करेंगे तो मुझे डर है। डर किस बात का? यान ट्राइब लीडर उठकर खड़ा हुआ। चैंग शन यिन मेरे समान पीढ़ी के हैं, मैं उन्हें काफी पहले से जानता हूं। चांग ट्राइब और यान ट्राइब पहले ही यंग मास्टर लियू वेनवू के अधीन हैं, हम एक ही पक्ष में हैं। यंग मास्टर लियू वेनवू चांग शान यिन के मास्टर हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मामला इतना अहम है कि अगर हम उनके जीयू रिफाइनमेंट में थोड़ा भी टोक देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। मुझे वहां ले चलो। ये जी ग्वांग हिचकिचाया। यान ट्राइब लीडर का चेहरा सख्त हो गया। जी ट्राइब लीडर, समय मत गवाओ। अगर हम देर कर देंगे और मेरी बेटी को जान का खतरा होगा तो जब यंग मास्टर लियू वेनवू आपसे शिकायत करेंगे। जी ग्वांग ने दांत पीसते हुए हामी भरी। ठीक है, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। वाटर डीमन हाउ जी लियू? फैंग युआन ने अपनी भौहें उठाईं और इन यान ट्राइब के गू मास्टर्स को देखा। ब्रदर चैंग, आप 20 साल से सोए हुए हैं, शायद आपको पता नहीं। यह वाटर डीमन युवा पीढ़ी का उभरता सितारा था। एक रहस्यमय अवसर मिलने के बाद वह 30-35 साल की उम्र में रैंक 4 अपर स्टेज तक पहुंच चुका है, यान ट्राइब लीडर ने समझाया। फैंग युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, नॉर्दर्न प्लेन्स बड़ा है, यहां अनगिनत वीर और कॉन्करर्स हैं। चूंकि यान ट्राइब अपनी जान की बाजी लगाकर मांग रहा है तो मैं ये यात्रा करूंगा। यान ट्राइब की टोली के चेहरे बदल गए। चांगशन यिन क्या कह रहे थे? जान की बाजी सुनकर लगता था कि वे बहुत ही कमजोर और डिफेंसलेस हैं। लॉर्ड चांगशान यिन, आप दुश्मन की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं और अपनी ताकत को छोटा दिखा रहे हैं। वो वाटर डीमन चालाक है, क्रेसेंट लेक के भीतर छिपा हुआ है और हमारी बड़ी मिसी को पकड़ रखा है, इसलिए हम उसे नहीं पकड़ पा रहे, एक एल्डर ने गुस्से में कहा। लॉर्ड चांगशान यिन, आपकी चांग ट्राइब पहले ही यंग मास्टर लियू वेनवू के अधीन है। यह आपका मौका है, दूसरे एल्डर ने कहा, जैसे फैंग युआन की मदद का सोच रहे हों। यान ट्राइब लीडर हल्की हंसी के साथ बोला, हे ब्रदर चांग, इस बार आपकी मदद से एक मामूली वाटर डीमन क्या कर सकता है? फैंग युआन हंसते हुए बोला, तर्क या भावना की बात करें, मुझे मदद करनी चाहिए। मैं आप सबके साथ लड़ूंगा। यान ट्राइब खुशी से झूम उठी। अच्छा, चलो अब निकलते हैं। यान ट्राइब के ओल्ड मैन, मुझे 10 मिलियन प्राइमीवल स्टोन्स और वो बैकवाटर बैटल गू चाहिए, क्या आप ले आए? वाटर डीमन क्रेसेंट लेक के किनारे खड़ा होकर सतर्क नजरों से देख रहा था। बिल्कुल लाया हूं। मेरी बेटी कहाँ है? यान टियानजी ने कहा, और 2 गू निकालें, एक रैंक 5 स्टोरेज गू और दूसरा बैकवाटर बैटल गू। बैकवाटर बैटल गू रैंक 5 का गू था। ये वाटरपाथ गू वर्म्स की ताकत को बहुत बढ़ा देता था, इसका कोई मार्केट सप्लाई नहीं था। दोनों जीव देखकर वाटर डीमन की आंखों में चमक आ गई। उसकी उम्र युवा लगती थी, चेहरा हल्का पीला, कंधे चौड़े, कमर पतली, हैंडसम और केयरफ्री डिस्पोजिशन वाला। उसके साइड बर्न्स पहले ही सफ़ेद हो चुके थे, मैच्योर ऑरा दे रहे थे। मेरी बेटी लौटा दो और मैं तुम्हें चाहिए वो सब दे दूंगा। अब मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूं, यान टियानजी गंभीर स्वर में बोला। वाटर डीमन ने नाक भौंकर अपने अंगुलियों से चुटकी बजाई। स्फूश! पीछे के लेक के पानी में लहरें हिलने लगीं और पानी के नीचे से एक विशाल फैनशल बाहर आया। ये फैनशल हाथी जितना बड़ा था, सतह चमकदार। जब शेल के 2 हिस्से खुले तो अंदर एक युवा लड़की बंधी हुई दिखाई दी। लड़की को मुंह में गैग था, वो जोर से हिल रही थी। जब उसने यान ट्राइब लीडर को देखा तो आंसू बहने लगे। वाटर डीमन ने नाक भौंकर कहा, तुमने अपनी बेटी को देख लिया, अब जीव सौंप दो। कुछ मजाक मत करना, तुम्हारी बेटी मेरे हाथ में है, अगर कुछ हुआ तो लियू वेनवू के सामने कैसे जवाब दोगे? है। बकवास! तुम घटिया कमीने, अगर हिम्मत है तो सीधे मुझसे लड़ो। यान ट्राइब एल्डर्स ने दांत पीस लिए। यान ट्राइब लीडर का चेहरा पानी जैसा शांत था, उसने 2 गू वाटर डीमन की ओर फेंके। वाटर डीमन ने उन्हें ध्यान से लिया, हाथ से नहीं पकड़ा, बल्कि जीयू को जमीन पर गिरने दिया। तुमने इन ग्यू वर्म्स के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की, सही? वाटर डीमन ने तंग नजरों से यान तियानजी को देखा। यान तियानजी का चेहरा लाल हो गया। HMPH, करो रिफाइन। वाटर डीमन ने हंसते हुए कहा, 30 कदम पीछे हटो। यान ट्राइब की टोली को कोई विकल्प नहीं था, उन्हें मानना पड़ा। वाटर डीमन ने यान ट्राइब के गू मास्टर्स को देखा, फिर झुककर 2 गू वर्म्स उठाए।
पहले उसने उन्हें जांचा, सब ठीक निकला। फिर वो ध्यान से बैकवाटर बैटल जीयू को रिफाइन करने लगा। बैकवाटर बैटल गू में यान टियानजी की इच्छा थी, जब वो वाटर डीमन के साथ कोऑपरेट किया तो उसे रिफाइन करना आसान हो गया। वाटर डीमन ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया यान टियानजी, तुम बहुत चालाक हो। अब मैं प्राइमीवल स्टोन्स की जांच करूंगा, अगर मात्रा सही है तो तुम्हारी कीमती बेटी लौटा दूंगा। चिंता मत करो, मैं लियू वैनवू का दुश्मन नहीं बनना चाहता। तुम्हारी बेटी अभी भी वर्जिन है, मैंने उसके हाथ भी नहीं छुए। HMP यान टियानजी ने नाक भौंकर कुछ नहीं कहा। उसने अपनी इच्छा से वाटर डीमन को स्टोरेज ग्यू रिफाइन करने में मदद की। वाटर डीमन का मन ज्यू में प्रवेश कर गया। उसने देखा बहुत सारी प्राइमीवल स्टोन्स हैं, उसकी खुशी चेहरे पर साफ दिखाई दी। लेकिन उसी समय इन प्राइमीवल स्टोन्स में से एक ज्यू उड़कर उस पर तेजी से टकराया। Rank 4 Immobilization GU. मारो! यान टियानजी ने चिल्लाया और एल्डर्स ने जल्दी से वाटर डीमन को घेर लिया। ओ नहीं! वाटर डीमन स्टोरेज ग्यू पकड़ते हुए खुद को असहाय देखकर घिरा हुआ देखा। वाटर डीमन, आज तुम्हारी मौत का दिन होगा। फैंग युआन हम्प वुल्फ की पीठ पर सवार होकर और एक बड़ी टोली वुल्फ्स के साथ पास के जंगल से निकला। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से, बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।